हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता आपके अपने यूट्यूब चैनल विनीता हिंदी हब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज की जो हम लोग की क्लास है वह हिंदी आलोचना पर आधारित है। तो विगत वर्षों में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं और उनमें जो भी आपके आलोचना से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, तो आज उनकी चर्चा होगी। तो चलिए देखते हैं आज का हम लोग अपना पहला सवाल। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाक्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और प्रमुखापेक्षिता से ना बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त ना बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील ना बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। देखिए, जो द्विवेदी जी ने साहित्य के बारे में क्या कहा है, तो यहाँ देखिए, वाक्जाल का मतलब होता है शब्दों का जाल। ठीक है, तो क्या है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाक्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और प्रमुखापेक्षिता से ना बचा सके। देखिए, जो मतलब द्विवेदी जी कहते हैं कि मनुष्य को दुर्गति, हीनता और दूसरों पर निर्भर रहने की स्थिति से ना उबार सके। क्या? साहित्य, जो साहित्य मनुष्य को दुर्गति, हीनता और मतलब दूसरों पर निर्भर रहने की स्थिति से ना उबार सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त ना बना सके और जो उसकी आत्मा को यानी मनुष्य की आत्मा को तेजोमय, तेजोदीप्त या फिर उसको प्रकाशमान या शक्तिशाली ना बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील ना बना सके। मतलब उसके हृदय को दूसरों के दुख के प्रति संवेदनशील ना बना सके, तो उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। तो उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है, यानी कि वह साहित्य कहलाने योग्य नहीं है। तो देखिए, साहित्य मतलब ये सब तो हो गया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे साहित्य क्यों नहीं कहना चाहते। तो साहित्य होना कैसा चाहिए, तो यह भी जानिए आप लोग कि साहित्य ऐसा होना चाहिए जिससे इंसान का दिल दूसरों के दुख को समझ सके, उसकी आत्मा में सच्चाई और अच्छाई का उजाला आ सके। अगर कोई रचना इन गुणों को बढ़ाती है तो सच्चे अर्थों में वही साहित्य है। ठीक है, देखिए, द्विवेदी जी मानते हैं कि साहित्य का असली काम है कि इंसान के अंदर मानवीय संवेदना और उसके आत्मिक बल को पैदा करना। ठीक है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपके नेट में पूछा गया सवाल है। फिर अगला सवाल है, उपनिवेश में स्त्री की लेखिका हैं, तो कौन है? उपनिवेश में स्त्री की लेखिका हैं प्रभा खेतान। यह इनका एक आलोचनात्मक वृत्ति है। तो उपनिवेश में स्त्री, इसकी लेखिका है प्रभा खेतान और 2003 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था। ठीक है, फिर अगला है, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं, तो रामविलास शर्मा है। देखिए, जो निराला की साहित्य साधना है वह 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। और देखिए, जो इनकी ये रचना है ना, निराला की साहित्य साधना, तो इसके लिए इनको मतलब रामविलास शर्मा जी को 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, निराला की साहित्य साधना। फिर अगला है, महिला रचनाकार की कृतियां अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार हैं। तो उक्त कथन किसका है? उक्त कथन ममता कालिया का है। अगला है, साहित्य लोचन के लेखक हैं तो श्याम सुंदर दास हैं। श्याम सुंदर दास जी ने साहित्य लोचन लिखा है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1922 ईस्वी। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, 1922 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर अगला है, निर्मला जैन की कृति कथा समय में तीन हमसफ़र कौन कौन सी हैं? तो कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और उषा प्रेमवदा। देखिए, निर्मला जैन की ये कृति है कथा समय में तीन हमसफ़र। तो वो तीन हमसफ़र कौन कौन सी है? तो कृष्णा सोबती हैं, मन्नू भंडारी हैं और उषा प्रेमवदा है। ठीक है, अगला सवाल है, कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन वर्ष है, तो 1961 ईस्वी। देखिए, कामायनी एक पुनर्विचार का प्रकाशन वर्ष कब है? तो 1961 ईस्वी। और देखिए, यह किसकी रचना है? तो यह गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कामायनी एक पुनर्विचार गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा है। मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किया है तो नेमी चंद्र जैन ने किया है। सौष्ठववादी आलोचक कहा जाता है नंद दुलारे वाजपेयी को।
रंग दर्शन के रचनाकार हैं नेमिचंद्र जैन। प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना गया है, तो किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने। रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है। ठीक है। फिर अगला है, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाबिल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति है। देखिए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति क्या कहा गया है कि उनकी आलोचना की विशेषता क्या है? उनकी अनाबिल दृष्टि और निर्मल विवेचन। तो यह कथन किसके लिए कहा गया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के लिए। यह जो सवाल है यह आपके यूपीटीजीटी 2021 में पूछा गया है। अगला सवाल है, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का। यह आपके यूपीटीजीटी 2021 में यह भी सवाल आया था। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन है बच्चन सिंह का। ठीक है। अगला सवाल है, आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है, वह आलोचक जिसका यह कथन है तो कौन है? नामवर सिंह। देखिए, नामवर सिंह ने जो मुक्तिबोध की रचना है अंधेरे में, तो उसके लिए क्या कहा है कि आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। ठीक है। और यह कथन नामवर सिंह का है। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है। यह कथन किसका है? तो बाबू गुलाब राय का। देखिए, जो रीतिकाल में बहुत ज़्यादा आचार्य हुए हैं ना, तो वही कहते हैं कि आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ रहा है। मतलब आज का जो हिंदी निबंध साहित्य है तो उसमें बहुत ज़्यादा आलोचनात्मक रचनाएं सब लोग लिख रहे हैं। तो आजकल तो वही कहते हैं बाबू गुलाब राय कि आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ी चढ़ी है। अगला सवाल है, किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव। देखिए, तिरोभाव का मतलब होता है कि मतलब किसी चीज़ का अदृश्य हो जाना। ठीक है। और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति का मतलब होता है कि मतलब किसी चीज़ का परिणाम या नतीजा, तो पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। देखिए, ये सवाल आपके नेट में पूछा गया है। तो इसमें क्या कहते हैं शुक्ल जी कि जैसे जो सौंदर्य होती है, तो सौंदर्य की सच्ची अनुभूति तभी संभव होती है किसी के भी लिए। जैसे अगर हमारे समक्ष कोई वस्तु है, जब तक मतलब किसी भी वस्तु को ले लीजिए, जब तक हम उसका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं करेंगे, जब तक अपनी व्यक्तिगत भाव को उसके प्रति मतलब उससे हम लोग जुड़ेंगे नहीं, तो तब तक हमारे समझ में वो चीज़ नहीं आएगी। ठीक है। तो क्या कहते हैं कि मतलब जो यहाँ पर मतलब जो सौंदर्य की सच्ची अनुभूति है उसके बारे में रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सौंदर्य की सच्ची अनुभूति तभी संभव है कि जब देखने वाला अपने व्यक्तिगत भाव और इच्छाओं या फिर कामनाओं को अलग रख करके, ठीक है, मतलब जो अपनी व्यक्तिगत इच्छा होती है, अपनी भावना होती है, तो उसको अलग रख करके जब उस वस्तु को पूर्ण रूप से उसी रूप में अनुभव करें। मतलब कोई अगर वस्तु रखी है, अगर उस वस्तु को हम लोग उसी रूप में देखेंगे, उसी रूप में अनुभव करेंगे, तभी हमें क्या होगी? सौंदर्य की सच्ची अनुभूति प्राप्त होगी। ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन का यही आशय है। ठीक। फिर अगला है, वह रचनाकार जिसकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यवहारिक भाषा तथा संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय का प्रयोग दिखाई देता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा किस रूप में दिखाई देती है? परिमार्जित खड़ी बोली है। इनकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें भाषा के दो रूप दिखाई देते हैं। कौन कौन से? व्यवहारिक भाषा और संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा के बारे मतलब उनके रचना के विषय में जो भाषाएं होती हैं, रचना मतलब उनकी जो रचनाएं होती हैं जिस भाषा में लिखी होती हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर अगला है, मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का नाम था तो भारत इतिहास और संस्कृति। अगला सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना लिखा है तो रामविलास शर्मा ने लिखा है।
वह रचनाकार जिसने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा, जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुई। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। देखिए, जो रामविलास शर्मा ने अपनी मतलब आलोचनात्मक लेख लिखी थी निराला जी की कविता, तो वह 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और इन्होंने इसको कब लिखा था? देखिए, रामविलास शर्मा जी जब पहली बार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संपर्क में आए थे, तभी उन्होंने ये अपना लेख लिखा था निराला जी की कविता 1934 ईस्वी में। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, यह चांद पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं रचना लिखा है तो रामविलास शर्मा ने लिखा है। अगला है, ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। यह कथन किसका है? तो यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं कि ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। यानी कि साहित्य क्या है? तो साहित्य ज्ञान का एक संचित भंडार है। ठीक है, जिसमें मानव के ज्ञान, अनुभव, विचार और भावनाएं क्या होती है? संग्रहित होती हैं, मतलब इकट्ठी होती हैं, एकत्रित होती हैं। ठीक है, फिर अगला सवाल है, देव और बिहारी पुस्तक है तो कृष्ण बिहारी मिश्र का। देखिए, जो कृष्ण बिहारी मिश्र हैं, उन्होंने देव और बिहारी नामक पुस्तक की लिखा है, 1982 ईस्वी में लिखा था। और देखिए, यहाँ ये जो रचना आई है देव और बिहारी, तो इसके साथ आप एक और रचना जान लीजिए। एक इसी से मिलती जुलती नाम की रचना है, बिहारी और देव करके। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूज होते हैं, तो बहुत ही इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र की है, लेकिन बिहारी और देव एक रचना है जो लाला भगवान देन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी की है और बिहारी और देव लाला भगवान दीन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, फिर अगला सवाल है, वह लेखक जिसको आलोचना के क्षेत्र में सम्राट माना जाता है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आलोचना के क्षेत्र का सम्राट माना जाता है। अगला सवाल है, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। देखिए, डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा है कि मतलब जो विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। देखिए, इसमें जो मतलब ये आपका खजुराहो का मंदिर है, तो वो क्या है? वो यह मतलब खजुराहो का जो मंदिर है वह श्रृंगारिक कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लेकिन वह धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व का भी प्रतीक है। जो खजुराहो का मंदिर है वह श्रृंगारिक कला के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन उसके साथ साथ वह धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व का प्रतीक भी है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से जो विद्यापति हैं, विद्यापति की जो कविताएं हैं वह भी क्या है? श्रृंगार रस प्रधान है। ठीक है, उनकी जो कविताएं हैं वह श्रृंगार रस प्रधान है, लेकिन उन कविताओं की गहराई और भावुकता जो है, मतलब उन कविताओं की, विद्यापति की जो कविताएं हैं उनकी गहराई और भावुकता उन्हें एक आध्यात्मिक स्तर पर ले जाती है। ठीक है, तो इस पंक्ति में जो बच्चन सिंह हैं, तो वो यही कहना चाहते हैं कि जो विद्यापति की कविताओं को आध्यात्मिक कहना उतना ही उचित है जितना कि खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना। ठीक है, सवाल है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। देखिए, इसमें ये क्या आशय है कि मतलब राम नाम जो शब्द कबीर जी को प्राप्त हुआ था वह रामानंद इनके गुरु थे, तो रामानंद से प्राप्त हुआ, लेकिन आगे चल करके दोनों के राम अलग हो गए थे। तो दोनों के राम अलग क्यों थे? देखिए, जो कबीरदासी हैं वो राम को निर्गुण ब्रह्मा के रूप में देखते थे। ठीक है, कबीरदास जी राम को निर्गुण ब्रह्म के रूप में देखते थे। अब निर्गुण ब्रह्म का क्या मतलब हो गया? मतलब जो कबीर के राम थे वो हृदय में रहते थे, वे किसी भी रूप या विशेषता से मतलब परे थे। ठीक है, और लेकिन जो रामानंद ने राम को सगुण रूप में मतलब देखा है, मतलब वो एक व्यक्तिगत देवता के रूप में मानते थे। ठीक है, तो जो कबीर के राम है वो निर्गुण है और जो रामानंद के राम है वो सगुण रूप में है। ठीक है, तो यही अंतर है इन दोनों में। फिर अगला है, छायावाद पुस्तक के लेखक हैं तो कौन है? नामवर सिंह। नई समीक्षा के केंद्र में है कृति। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की स्थापना है? तो
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यानी कि जो साहित्य होता है, तो साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए, साहित्य का मुख्य उद्देश्य होता है कि मनुष्य के जीवन, उसकी संवेदनाओं और उसके अनुभवों और उसकी समस्याओं का चित्रण करना। ठीक है, यही तो साहित्य का उद्देश्य है। मतलब इसको जैसे अगर सरल अर्थों में व्यक्त किया जाए तो होगा कि जो साहित्य का उद्देश्य है वह मनुष्य को समझने और फिर उसका विकास करने और उसे एक बेहतर जीवन जीने में मदद करना है। ठीक है, तो यही यहाँ पर इस कथन का आशय है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। फिर अगला है, वह विद्वान जिसने कहा कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव है, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हरि को भूल जाना। भक्ति काल में लोगों ने प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई। तो यह किसका कथन है? बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय कहते हैं कि देखिए, मनोवैज्ञानिक तथ्य है ये कि मतलब हार की मनोवृत्ति में दो ही बातें, मतलब जब मनुष्य अपने जीवन से हार जाता है तो उसके मनोवृत्ति में सिर्फ दो ही बातें चलती है, या तो मतलब कुछ कर जाना, या तो मतलब उससे पूरी तरह से हताश निराश होकर के भोग विलास में पड़ जाना। तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो भक्ति काल में है, भक्ति काल में जब लोग हार जाते हैं तो उसमें जो लोगों ने क्या अपनाया था? प्रथम प्रवृत्ति अपनाई थी, मतलब अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता को उन्होंने दिखाया था, ना कि भोग विलास में पड़ करके भगवान को भूल जाना। ठीक है, अगला है, साहित्य मनुष्य के अंदर का उच्छलित आनंद है। उच्छलित, वो अंदर का उच्छलित आनंद है। देखिए, उच्छलित का मतलब यहाँ पर होगा मतलब उछलता हुआ, मतलब किसी प्रकार का आनंद अगर मनुष्य के अंदर होता है तो क्या उबाल मारता है, मतलब उछलता है, वही चीज़ दिया है। तो जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका था, साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। आनंद का अतिरेक, अतिरेक का मतलब हो गया कि मतलब किसी चीज़ की बहुत मतलब आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ना। ठीक है, उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्धृत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। तो साहित्य संबंधी यह अवधारणा किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि साहित्य मनुष्य के अंदर का उच्छलित आनंद है। तो मतलब जो साहित्य है, जो सच्चा साहित्य होता है, वह मनुष्य के भीतर के उच्छलित यानी कि अत्यधिक और अविश्वसनीय आनंद का क्या है? अभिव्यंजक है। यानी कि मतलब जो मनुष्य के अंदर का आनंद है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रकट होता है। ठीक है, फिर है कि जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका था, मतलब यह आनंद इतना ज़्यादा होता है कि वह मन में अटाए नहीं अटता, यानी कि समाये नहीं रहता है। ठीक है, फिर साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है, यानी जो साहित्य का मूल्य होता है इसी आनंद का अतिरेक है, मतलब इसी आनंद के अतिरेक में निहित होता है। कौन सा? साहित्य का आनंद। अतिरेक का मतलब बढ़ोतरी। ठीक है, उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्धृत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। और जो भी रचना इस आनंद से, उच्छलित आनंद मतलब जो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई आनंद है, तो जब इस आनंद से जो भी रचना उत्पन्न होकर के क्या होती है? एक नई सृष्टि का निर्माण करती है, तो वही सच्चा साहित्य होता है। ठीक है, तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो ये पंक्ति कही है तो उसको अगर सरल शब्दों में अगर हम लोग व्यक्त करें तो होगा कि जो साहित्य मनुष्य के भीतर के आनंद का एक ऐसा रूप है, साहित्य मनुष्य के अंदर का या भीतर का के आनंद का एक ऐसा रूप है जो अत्यधिक होने के कारण क्या होता है? अभिव्यक्त होता है और एक नई रचनात्मक सृष्टि का क्या करता है? जन्म कराता है। ठीक है, फिर अगला सवाल है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है कहकर कविता की परिभाषा देने वाले आचार्य हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी कविता की क्या परिभाषा बताते हैं कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यानी कि कविता जो होती है वो आंतरिक मन की। अब किसके आंतरिक मन की? मनुष्य के आंतरिक मन की। तो कविता मनुष्य के आंतरिक मन की जो विभिन्न भावनाएं होती हैं, विचार और अनुभव होते हैं, उनको दर्शाने का क्या है? एक माध्यम है। ठीक है, तो यह जो परिभाषा है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। फिर अगला सवाल है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? तो संस्कृतनिष्ठ हिंदी है। शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार हैं दिनकर। वह कथाकार जिसको हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय दिया जाता है तो राजेंद्र यादव हैं।
लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? तो बालकृष्ण भट्ट ने की थी। यह आपके यूपी पीजीटी में पूछा गया सवाल। अगला सवाल है, काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। देखिए जो कथन है वह नेट में पूछा गया सवाल है। तो काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। तो देखिए जो शुक्ल जी का यह कथन है उसका आशय क्या है कि मतलब इसमें शुक्ल जी यह कहना चाहते हैं कि एक उत्कृष्ट काव्य यानी कि जो एक उत्कृष्ट काव्य होती है तो वह केवल विचारों की अधिकता से नहीं बल्कि उन विचारों और भावनाओं के बीच जो गहरे संबंध होते हैं उनके टकराव और संतुलन से उत्पन्न होता है। ठीक है। फिर अगला है, हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का है। यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन है? तो डॉक्टर दशरथ ओझा हैं। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं प्रभाकर श्रोत्रिय। यह आपके यूपी पीजीटी में पूछा गया सवाल है। ठीक है। रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो नगेंद्र की है। अगला सवाल है, कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? तो पूरनदास की है। आत्मा राम के छदम नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने की थी। ठीक है। यह आपके यूपी पीजीटी में पूछा गया सवाल है। यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। देखिए इस कथन के माध्यम से शुक्ल जी बताना चाहते हैं कि जो द्विवेदी जी यहाँ द्विवेदी जी का क्या मतलब है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आप लोग मत समझ लीजिएगा, यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात कर रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है। तो इस कथन के माध्यम से शुक्ल जी बताना चाहते हैं कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने केवल एक उन्होंने केवल एक पत्रकार और लेखक के रूप में ही नहीं बल्कि भाषा सुधारक के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है वो एक केवल पत्रकार और लेखक ही नहीं थे बल्कि भाषा सुधारक भी थे। ठीक है। आचार्य शुक्ल जी ने जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं तो वो द्विवेदी जी के जो लेख हैं उन्होंने जितने भी रचनाएं लिखी हैं तो उनको बातों का संग्रह कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सवाल बन जाए कि द्विवेदी जी के लेखों को बातों का संग्रह किसने कहा है तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है। याद रखिएगा इस लाइन को। तो हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में हिंदी भाषा को एक व्यवस्थित और मानक रूप देने का और हिंदी भाषा में व्याकरण और शुद्धता का जो ध्यान सबसे ज़्यादा दिया था वो किसने दिया था? द्विवेदी जी ने दिया था। तो यही पर इस कथन में रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि अगर द्विवेदी जी नहीं होते तो जो अव्यवस्थित व्याकरण जो भाषा का अव्यवस्थित रूप था वह जल्दी नहीं सुधरता। ठीक है। और वो जो मैंने बताया ना कि रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी जी के लेखों को क्या कहा था? तो बातों का संग्रह कहा है। ठीक है। तो वो याद रखिएगा आप लोग। फिर अगला है, रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। यह कथन किस आलोचक का है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी का। देखिए राम स्वरूप चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं कि रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है यानी कि जो रचना होती है जो रचनाएं लोग लिखते हैं तो वह जीवन के जो विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। ठीक है। तो आलोचना रचना के अर्थ को तो जो आलोचना है तो उस रचना में जो व्यक्त अर्थ है तो उसको और अधिक गहराई से समझने में मदद करती है। ठीक है। अगला है, नई समीक्षा नए संदर्भ आलोचना कृति किसकी है? तो डॉक्टर नगेंद्र की है। मुक्ति बोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना पुस्तक किस समकालीन कवि ने लिखी है? तो चंद्रकांत देवताले ने लिखी है। वह मार्क्सवादी आलोचक जिसने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है? तो रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी आलोचक थे और उन्होंने तुलसी को क्या माना है? तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है। अगला सवाल है, रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता हैं? तो श्याम सुंदर दास हैं। रामदहीन मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन हुआ तो 1951 में। देखिए काव्य विमर्श किसने लिखा? रामदहीन मिश्र ने लिखा और इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1951 ईस्वी है। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? रामविलास शर्मा। रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित।
रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता हैं नगेंद्र। क्या लिखा है नगेंद्र जी ने? रीति काव्य की भूमिका। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, प्रखर साम्यवादी आलोचक है तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत है, यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का। देखिए बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत है। तो देखिए ये मतलब केदारनाथ को सुमित्रानंदन पंत से कंपेयर क्यों किया गया है? तो देखिए जो केदारनाथ जी हैं तो उनकी जो लेखन शैली है, मतलब उनके लेखन में भी प्रकृति की सुंदरता और प्रकृति के साथ जो मनुष्य का अंतरंग संबंधों की गहरी भावना दिखाई देती है। ठीक है, किस प्रकार से? ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सुमित्रानंदन पंत की कविताओं में दिखता था। ठीक है, तो सुमित्रानंदन पंत को क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि। तो ठीक है, उसी प्रकार से केदारनाथ की रचनाओं में भी प्रकृति की सुंदरता दिखाई देती है। तो इसीलिए बच्चन सिंह केदारनाथ को छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं, केदारनाथ को मानते हैं ये। ठीक है, फिर अगला सवाल है, बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान कौन है? तो बाबू गुलाब राय। देखिए बाबू गुलाब राय काव्य की क्या परिभाषा देते हैं कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। तो इसको सरल शब्दों में कैसे प्रकट कर सकते हैं हम लोग कि देखिए जो कविता होती है, जो काव्य है यानी जो कविता है, वह संसार के प्रति कवि के आंतरिक अनुभव, मानसिक प्रतिक्रिया का मतलब क्या हो गया कि मतलब जो उनकी आंतरिक अनुभव या भावनाओं या विचारों की एक ऐसी रूप है, मतलब उनके विचारों का एक ऐसा रूप है जो कि कल्पना की ढांचे में ढली हुई, जो कि कल्पना की संरचना या ढांचे के भीतर व्यक्त किया जाता है। ठीक है, श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है, जिससे क्या होता है? जिससे प्रेम जैसे भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार मतलब फिर से सुन लीजिए आप लोग कि जो कविता संसार के प्रति कवि के आंतरिक अनुभवों या भावनाओं और विचारों का एक रूप है जो कल्पना के संरचना या ढांचे में ढली हुई और उसके भीतर व्यक्त किया जाता है, जिससे प्रेम जैसे भाव उत्पन्न होते हैं, वही काव्य है। ठीक है, और यह परिभाषा किसकी है? बाबू गुलाब राय की है। फिर अगला है, हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन दिया तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। शिवदान सिंह चौहान की रचना है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। वह आलोचक जिनका कथन है कि आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि आधुनिक काल में गद्य का विकास ही सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। अगला सवाल है, कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक हैं नामवर सिंह। हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति आलोचना पुस्तक के लेखक हैं देवी शंकर अवस्थी। लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी पुस्तक है नई कविता के प्रतिमान। देखिए नई कविता के प्रतिमान 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसके रचनाकार कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा, महत्वपूर्ण है। स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है नंद दुलारे वाजपेयी। उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? तो भगवत शरण उपाध्याय। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि उर्वशी आपकी मतलब रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है जो कि 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, लेकिन उर्वशी पर भगवत शरण उपाध्याय ने एक लेख लिखा था जो कि कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो वह मतलब बहुत ही बड़ा विवाद का कारण बना था। ठीक है, तो वही दिया गया है कि उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? तो भगवत शरण उपाध्याय ने। और जब उन्होंने इस पर एक मतलब जो लेख लिखा था तो वह 1963 ईस्वी में पत्रिका मतलब कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा कि कल्पना पत्रिका में 1963 में यह लेख प्रकाशित की गई थी। ठीक है, कौन सी? भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा जो लिखी गई थी उर्वशी पर। फिर अगला है, रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल है तो सन 1977। किसने लिखा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की। कवि कर्म और काव्य भाषा आलोचक की समीक्षा कृति है परमानंद श्रीवास्तव। शुक्ल जी ना तो भारत के
रूढ़िवाद को स्वीकार किया, न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपर्युक्त कथन किसका है? रामविलास शर्मा का। देखिए रामविलास शर्मा शुक्ल जी के विषय में क्या कहते हैं कि उन्होंने ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया है और ना ही पश्चिम के व्यक्तिवाद को। अगला सवाल है, वह आलोचक जिसका कथन है कि पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाथ वध 1861 को माना गया है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी। पहला प्रतिफलन का मतलब हो गया कि मतलब जो पहली बार प्रकट हुआ हो या दिखाई दिया हो, ठीक है। तो इसमें जो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं वो उनका मानना है कि जो भारतीय साहित्य में पहली बार पुनर्जागरण का जो मतलब पुनर्जागरण की जो बातें हुई थी, मतलब जो पहली बार दिखी थी पुनर्जागरण, तो वह किससे मतलब माना गया है? तो जो माइकेल मधुसूदन दत्त हैं उनका एक बांग्ला काव्य है मेघनाथ वध, जो कि 1861 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, तो उसी से माना जाता है पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन, ठीक है। फिर अगला है, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो आलोचना है। देखिए जो दूसरी परंपरा की खोज है वह नामवर सिंह की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपके यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी इन दोनों में सवाल बना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है, जो कि 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। फिर अगला है, तीन महान कवियों जायसी, सूर, तुलसी की समीक्षा प्रस्तुत की गई है, तो त्रिवेणी में। देखिए जो त्रिवेणी रचना है वह रामचंद्र शुक्ल जी की है, ठीक है। 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके यूपी टीजीटी में पूछा गया सवाल है। याद रखिएगा कि इसमें जायसी, सूर और तुलसी तीनों की समीक्षा दी गई है, ठीक है। त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा हैं। आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उपयुक्त कथन है तो डॉक्टर रामविलास शर्मा के संबंध में। देखिए डॉक्टर रामविलास शर्मा जो हैं उन्होंने आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उसी प्रकार से मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। तो यहाँ जो निराला ने कविता को छंदों के बंधन से किस प्रकार से मुक्त किया गया है, इसका क्या आशय है कि जो निराला जी हुए हैं यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो उन्होंने जो पारंपरिक छंद थे और जो मात्राओं की मतलब छंदों में जो मात्राओं की सीमा पर होती है, तो उससे परे जाकर के उन्होंने कविता लिखी थी, ठीक है। उनकी कविताओं में आप छंद या मात्रा नहीं पाएंगे, ठीक। तो उन्होंने उससे परे जाकर के कविता लिखी थी जो मतलब पूर्ण रूप से क्या थी, स्वतंत्र थी और व्यक्तिगत थी, ठीक। और मतलब जो निराला जी ही थे जिन्होंने कविता में अधिक मुक्त और सहज प्रभाव को बढ़ावा दिया था, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो यही इसमें कहा गया है कि जिस प्रकार से निराला ने कविता को छंदों के बंधन से मुक्त किया था, उसी प्रकार से रामविलास शर्मा ने आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से मुक्त किया था। अरस्तु का काव्यशास्त्र रचना है तो डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या लिखा है? अरस्तु का काव्यशास्त्र। अगला सवाल है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक थे तो डॉक्टर नामवर सिंह थे। रसमीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर नगेंद्र हैं। प्रगतिवाद कृति है शिवदान सिंह चौहान की। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है तो किसने की है? नंद दुलारी वाजपेयी ने। यह आपके यूपी टीजीटी में पूछा गया सवाल है कि कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी है? तो नंद दुलारी वाजपेयी ने दी है। महाकवि सूरदास आलोच्य कृति है तो आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी की। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके यूपी टीजीटी में भी पूछा गया सवाल है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनकी मतलब और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं रामविलास शर्मा। अगला सवाल है, निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के भाग हैं तो कितने भाग हैं? इसमें 3 भाग हैं। देखिए जो निराला की साहित्य साधना है वह रामविलास शर्मा की कृति है और इनकी इस कृति के लिए उन्हें 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। यह 3 भागों में है, याद रखिएगा इस बात को। अगला है, कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार हैं तो धर्मवीर भारती। देखिए धर्मवीर भारती की ये रचना है, कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी। लेकिन ये धर्मवीर जी ने कबीर को बाज, कपोत और पपीहा क्यों कहा है? तो देखिए जो
देखिए, बाज का मतलब हो गया कि शक्ति और दृढ़ता, मतलब जो बाज का अर्थ हुआ, मतलब बाज को प्रतीक माना जाता है शक्ति और दृढ़ता का। और कपोत का मतलब कबूतर हो गया, तो उसका अर्थ क्या है? शांति और प्रेम। कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है ना। और पपीहा का क्या है? प्यास और इच्छा का प्रतीक। ठीक है। तो जो कबीरदास जी हैं तो वो इन तीनों को अपने जीवन में समाहित किए थे। किसने? कबीरदास जी ने। तो और मतलब उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया कि जो हमें हर जीव को, मतलब हर चीज़ को, मतलब इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें व्याप्त हैं उनको अलग अलग दृष्टिकोण से देखने का संदेश दिया था। और उसको समझने का मतलब एक वो होता है ना कि उनका मतलब कहने का मतलब है कबीरदास का कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब अपना दिमाग हमेशा खुला रखो और इस दुनिया की सारी चीज़ों को आप देखो और उस दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये कबीरदास जी का मत था। तो धर्मवीर जी ने वही लिखा है कि कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, यानी कि जो कबीरदास जी थे वो सारी चीज़ों को सभी दृष्टिकोणों से देखते थे। ठीक है। अगला है प्रगतिवादी समीक्षक हैं, तो रामविलास शर्मा जी हैं। रामविलास शर्मा जी प्रगतिवादी समीक्षक हैं। प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं रमेश कुंतल मेघ। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक हैं रमेश चंद्र शाह। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? हिंदी नवरत्न है। आलोचना को कला की सजगता कहा है किसने? मिडिल्टन मरे ने कहा है। यह आपके यूपी टीजीटी में पूछा गया सवाल है कि आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? तो मिडिल्टन मरे ने कहा है। फिर अगला है रोमेंटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। यह भी आपके यूपी टीजीटी में पूछा गया सवाल। अगला सवाल है हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किया? तो पद्म सिंह शर्मा ने। यदि मैं कामायनी लिखता, इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत हैं। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहा है डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा ने। समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन हुआ 1930 ईस्वी में हुआ था। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। वह समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी हैं, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। वह समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि हैं, तो कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा है। कामायनी एक पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो मुक्तिबोध जी हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। छायावाद को समग्र रूप से समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक कौन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने सबसे पहले छायावाद को समग्र रूप से समझने और समझाने का प्रयास किया था। ठीक है। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, इसके लेखक कौन है? तो विजय देव नारायण शाही हैं। आलोचक के रूप में प्रतिष्ठा है किसकी? नामवर सिंह की। अगला सवाल है वह विधा जो सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती? तो आलोचना। देखिए, जो आलोचना विधा है वह सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। तो सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी विधाएं आती हैं, तो आप उसका नाम जान लीजिए क्योंकि आपका जानना बहुत ज़रूरी है। और याद रखिएगा कि जो कहानी हो गई, कविता, नाटक, उपन्यास, निबंध, पत्र लेखन और डायरी लेखन, ये सब आपकी सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, निबंध, पत्र लेखन और डायरी लेखन। ठीक है। फिर अगला है कि वह आलोचक जिसने नई कविता की व्याख्या भी सरल सिद्धांत के अनुरूप की है? तो नगेंद्र हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी हैं। अगला सवाल है प्रकाशन वर्ष के आधार पर आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है। तो देखिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल। देखिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल सभी लोग जानते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। ठीक है। कवि सुमित्रा नंदन पंत। देखिए, कवि सुमित्रा नंदन पंत पर आलोचनात्मक कृति जिन्होंने लिखी थी उनका नाम है नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक, और यह उनका 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था।
कवि सुमित्रा नंदन पंत 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नंद दुलारे वाजपेयी इसके रचनाकार हैं, याद रखिएगा। मिथक और साहित्य डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, देखिए भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास आपके डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति है और जो कि 2001 में प्रकाशित हुई थी। महत्वपूर्ण है, ये सब आप लोग याद रखिएगा। और क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस बनते हैं तो मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि यह आपके नेट में इस तरीके से बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। ठीक है। अगला है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है। तो देखिए जितनी यहाँ पर आलोचनात्मक कृतियाँ दी गई हैं वह नंद दुलारे वाजपेयी हैं। तो क्या है, जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, कवि निराला और नई कविता। तो देखिए जो इनका जयशंकर प्रसाद है वह उसका प्रकाशन वर्ष जो है वह 1939 ईस्वी है। आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कवि निराला 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और नई कविता 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और ये सब आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियां हैं। ठीक है। फिर अगला है, और ये जो प्रश्न है इस मतलब क्लास की आखिरी प्रश्न है। ठीक है। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक हैं तो रामविलास शर्मा जी हैं। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। तो इसी के साथ जो हमारी आलोचना विधा पर जितनी भी प्रश्नोत्तरी थी वो समाप्त हो रही है। और आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी आलोचना पर, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है। अब कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे आत्मकथा की। देखिए जो अब इसके बाद से जो विधाएँ बची हुई हैं आपकी, जैसे आत्मकथा हो गई, जीवनी हो गई, यात्रा साहित्य, रेखा चित्र, संस्मरण, तो इन सब से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बने हैं, तो बहुत थोड़े थोड़े से प्रश्न हैं। तो मैंने सोचा है कि इन सब को एक ही क्लास में पढ़ा दिया जाए। ठीक है। तो कल की जो वीडियो आएगी तो आपका उसमें आत्मकथा हो गई, जीवनी, यात्रा साहित्य, रेखा चित्र, संस्मरण, जितने भी विधायक बचे हैं तो उन सबको एक ही मतलब वीडियो में एक ही क्लास में समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद से आपका आएगा मतलब जो साहित्य में किसको क्या सम्मान प्राप्त हुआ है, पुरस्कार से लेकर के पुरस्कार से संबंधित मतलब क्लास होगी, उसकी क्लास लंबी चौड़ी चलेगी। तो चलिए ठीक है, कल की क्लास में हम लोग आगे का जो विधा बचा हुआ है, मतलब जो विधाएँ बची हैं उन पर जो प्रश्नोत्तरियाँ हैं तो कल उसकी चर्चा होगी। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।